जय हिंद, नमस्कार। 10 सियासी टेबल में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। राजस्थान में होने वाले 7 विधानसभा के उपचुनावों को लेकर अब गहमागहमी तेज हो गई है। तारीखों का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर को इन सभी सीटों पर वोटिंग होगी और 23 नवंबर को इसके नतीजे सामने आएंगे। लगातार सभी लोग, तीनों पार्टियां जो कि बीजेपी और कांग्रेस, दो मुख्य परंपरागत राष्ट्रीय पार्टियां, और इसके साथ ही खींवसर और मेवाड़ वागड़ की सलूंबर और चौरासी पर दो क्षेत्रीय पार्टियां इसको त्रिकोणीय मुकाबला बना रही है। तो सभी इंतजार कर रहे थे कि पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट कौन होंगे। इसको लेकर सबसे पहले भारत आदिवासी पार्टी ने अपने दोनों विधानसभा सीटें चौरासी और सलूंबर पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की, जिसमें चौरासी से उन्होंने अनिल कटारा को अपना उम्मीदवार बनाया, तो सलूंबर से जितेश कटारा को अपना उम्मीदवार बनाया, जो कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भी सलूंबर से विधायक प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े और तीसरे नंबर पर रहे थे। इसके बाद बीजेपी ने शाम होते होते अपने भी 7 में से 6 विधानसभा की सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी और उसके बाद ये लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प हो गई। अब कांग्रेस अकेले ऐसी पार्टी बच गई है जो अपने कैंडिडेट का ऐलान अभी आज या कल में कर सकती है। की बात करें तो 7 विधानसभा सीटें, जिसमें सलूंबर, दौसा, देवली उनियारा, खींवसर, रामगढ़, झुंझुनू और चौरासी की विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर विधायक जो है 2023 में जो जीते वो 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़के सांसद बन गए। उनके सांसद बनने से सीट खाली हुई। तो 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर विधायकों के निधन के बाद सीट खाली हुई और वहां पर उपचुनाव होना है। 6 प्रत्याशियों की अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने दौसा से जगमोहन मीणा, किरोड़ीलाल मीणा के भाई को उम्मीदवार बनाया, जो कि ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वो दौड़ में थे, उन्हें टिकट मिलेगा ऐसा अनुमान कर रहे थे। टिकट नहीं मिला तो काफी विवाद हुआ और उसके बाद दौसा से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो बीजेपी ने अपनी गलती को सुधारते हुए जगमोहन मीणा को दौसा से अपना प्रत्याशी बनाया है। किरोड़ीलाल मीणा के फैक्टर का फायदा बीजेपी यहाँ उठाना चाहती है। देवली उनियारा की बात करें तो राजेंद्र गुर्जर को बीजेपी ने विधायक बनाया है। 2023 के विधानसभा चुनाव में किरोड़ीलाल बेसला के बेटे विजय बेसला इसके उम्मीदवार थे। वो भी गुर्जर चेहरा है, लेकिन हार गए थे वो चुनाव। अब पार्टी ने फिर से राजेंद्र गुर्जर पर भरोसा करते हुए अपना उम्मीदवार वहां बनाया है। रामगढ़ में सुखवंत सिंह और झुंझुनू में राजेंद्र बांबू को अपना कैंडिडेट बीजेपी ने घोषित किया है। इसके अलावा खींवसर की सीट, जो कि त्रिकोणीय मुकाबला आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की परंपरागत सीट है। हनुमान बेनीवाल 2018 में वहां से चुनाव जीते विधायक का। फिर 2019 में जब वो सांसद बन गए तो फिर से वहां उपचुनाव हुआ, तो अपने भाई नारायण बेनीवाल को उन्होंने वहां से चुनाव लड़ाया और वो जीत करके विधायक बने। फिर 2023 के विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल बड़ी कड़ी टक्कर में, कड़ी फाइट में जीत करके विधायक बने। हालांकि जीत का जो मार्जिन है वो कम हो गया था, केवल 2000 वोट से वो जीत पाए थे। लेकिन 2024 में फिर से वो नागौर से सांसद बने हैं, तो अब फिर से वहां चुनाव होना है और उम्मीद की जा रही है कि वहां पर वो उनकी पत्नी या फिर से अपने भाई नारायण बेनीवाल को प्रत्याशी बना सकते हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला खींवसर में है, या फिर कांग्रेस अगर वहां पर गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ती है तो फिर ये आरएलपी और बीजेपी के बीच मुकाबला होगा। झुंझुनू की सीट राजेंद्र बाबू, और उसके अलावा मेवाड़ वागड़ की 2 सीटें, मेवाड़ की सलूंबर और वागड़ की चौरासी विधानसभा सीट है, जिसमें से सलूंबर पर बीजेपी ने अपना कैंडिडेट शांता देवी मीणा को उम्मीदवार बनाया है, जो कि स्वर्गीय विधायक अमृतलाल मीणा की धर्मपत्नी है। और पार्टी ने सिंपैथी फैक्टर का फायदा उठाने की नीयत से शांता देवी मीणा को विधायक का उम्मीदवार बनाया है। और चौरासी की सीट पर बीजेपी ने अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है, क्योंकि चौरासी की सीट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। बीजेपी पार्टी के प्रमुख नेता राजकुमार रोत की परंपरागत सीट है, उनका गृह क्षेत्र है। और 2023 के विधानसभा चुनाव में राजकुमार रोत ने यहां से 70,000 वोटों से जीत दर्ज की थी, जो कि राजस्थान में दूसरी सबसे बड़ी जीत थी। और 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को कुल जितने वोट मिले उतने वोट से राजकुमार रोत वहां से चुनाव जीत गए। इसके बाद बीजेपी वहां पर मजबूत स्थिति में मानी जाती है और वहां पर बीजेपी को टक्कर देने के लिए बीजेपी कोई गलती नहीं करना चाहती। शायद वो कांग्रेस के कैंडिडेट का इंतजार कर रही है कि कांग्रेस वहां से किसी कैंडिडेट बनाती है, उसके बाद वहां पर बीजेपी फूक फूक पर कदम रखते हुए अपने किसी ऐसे प्रत्याशी को कैंडिडेट बनाना चाहती है जो टक्कर दे पाए। तो आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे कि सलूंबर और चौरासी तमाम सारी जगह पर टिकट मिलने के बाद बीजेपी में भी विरोध के स्वर सामने आ रहे हैं और बीजेपी के भी विरोध के स्वर सामने आ रहे हैं। आखिर बीजेपी ने शांता देवी मीणा को टिकट दिया, तो कई सारे कैंडिडेट हैं जो मायूस हो गए हैं, निराश हो गए हैं और विरोध के स्वर सामने आ रहे हैं। तो क्या बगावत होगी, किस प्रकार से माहौल बनेगा, क्या बीजेपी ने फैसला कैसे किया है, इस पर कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें सलूंबर की सीट की, तो शांता देवी मीणा बीजेपी के विधायक अमृतलाल मीणा की धर्मपत्नी, उनको कैंडिडेट बनाने के बाद यहाँ पर बीजेपी की तरफ से रेस में कई सारे नाम थे, जिसमें नरेंद्र मीणा, दुर्गा प्रसाद मीणा, सोनल मीणा, जया मीणा और अविनाश मीणा,
ये सब लोग बीजेपी के कैंडिडेट हैं। इसके अलावा भी कई सारे लोग थे जो उम्मीद कर रहे थे कि पार्टी उन पर भरोसा कर सकती है, लेकिन सबको दरकिनार करते हुए बीजेपी ने शांता देवी मीणा, जो कि अमृतलाल मीणा की धर्मपत्नी हैं, उन्हें अपना कैंडिडेट बनाया। उसके बाद अलग अलग लोगों के बयान सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो निराश हैं, पार्टी ने गलत फैसला किया है। अब कार्यकर्ताओं से पूछेंगे, कार्यकर्ता क्या कहेंगे, जिस प्रकार से फैसला करेंगे तो क्या बगावत होगी या पार्टी बिठा देगी, ये तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज सलूम्बर में नरेंद्र मीणा अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, वहां पर फैसला करेंगे कि क्या वो बीजेपी के खिलाफ बागी होकर चुनाव लड़ेंगे या फिर से बीजेपी के साथ रहेंगे। इस फैसले को अगर आप लोग समझने की कोशिश करें तो बीजेपी ने सिंपैथी फैक्टर का फायदा उठाने के लिए शांता देवी मीणा को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के अंदर परंपरागत जो परिवारवाद की राजनीति है उसकी खिलाफत बीजेपी करती रही है, लेकिन जब पत्नी को टिकट देते हैं तो परिवारवाद फिर से झलक करके सामने आता है। लेकिन मुझे लगता है धैर्यवाद के अंदर बीजेपी एक बार परिवारवाद को ठुकरा करके किसी नए कैंडिडेट को टिकट दिया था धैर्यवाद उपचुनाव में, जहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था 2022 के अंदर। विधायक गौतम लाल मीणा की देहांत के बाद वहां पर उपचुनाव हुए तो सब डिमांड कर रहे थे कि कन्हैयालाल मीणा जो उनके बेटे हैं उनको टिकट दिया जाए। बीजेपी ने किसी दूसरे प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया तो बीजेपी चुनाव हार गई। उसके बाद कहा गया कि आपको ये प्रैक्टिकल नहीं करना था, यहाँ पर जो लोकप्रिय व्यक्ति है उसके बेटे को टिकट देना था। तो शायद बीजेपी ने वही फैक्टर सलूम्बर में ना हो कि परिवार के बाहर टिकट जाए और फिर पार्टी हारे, इसको शायद रोकने के लिए ये ऐसा कदम उठाया होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन हर बार कुछ मैथमेटिक्स अलग होते हैं। अब बीजेपी अगर बाहर का टिकट देती और हारती तो ये कहा जाता कि आपने प्रैक्टिकल किया इसलिए हार गए। अब परिवार में टिकट दिया है तो लोग ये कह रहे हैं कि परिवारवाद को बीजेपी बढ़ावा दे रही है। शांता देवी मीणा तो एक्टिव पॉलिटिक्स में भी नहीं है, उनको टिकट दे दिया तो क्या करें, बड़ा असमंजस की स्थिति है। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या सलूम्बर के लोग फैसला करते हैं, क्या दूसरे लोग बागी होकर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन ये डेफिनेट है कि अगर बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट बागी होकर चुनाव लड़ेगा तो फिर इसका फायदा कांग्रेस को या भारत आदिवासी पार्टी को हो सकता है। और ये भी है कि अपने आप में ये बड़ा डिसीजन होता है विधायक का चुनाव निर्दलीय लड़ना, चाहे नरेंद्र मीणा लड़ें। नाम तो नरेंद्र मीणा का ही आ रहा है कि सबसे आगे रेस में वही थे, जनाधार उनका है और अलग अलग टीवी चैनलों में इंटरव्यू वो दे रहे थे। वो यहाँ के लोकल प्रत्याशी भी है। एक मुद्दा उन्होंने ये भी उठाया कि अमृतलाल मीणा जो है वो ऐसे रीजन में रहते हैं कि वो अपना खुद का वोट भी वो सलूम्बर विधानसभा सीट में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो इलाका जहाँ वो रहते हैं वो सलूम्बर विधानसभा में ना आकर के खेरवाड़ा के विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो ये एक तरह से बाहर का कैंडिडेट सलूम्बर पर थोपा जाता है, हर बार ये भी आरोप लगते रहे हैं। तो अब क्या नरेंद्र मीणा बागी होकर चुनाव लड़ेंगे? रिस्क है। रिस्क इस एवज में है कि अगर चुनाव बागी होकर के लड़े और जीत गए तो कोई रिस्क नहीं है, लेकिन अगर हार गए तो हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अगर आप बागी होकर के चुनाव लड़ते हैं और जीत करके, अगर आप जनता का समर्थन है और जीत करके विधानसभा के सदन पहुंच गए तो फिर पार्टी के दरवाजे बंद नहीं होते, फिर आपको पार्टी फिर से ससम्मान वापस ले लेती है। जैसा कि चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ 2023 में, वहाँ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया जी का टिकट पार्टी ने काटा तो आकिया जी के समर्थक इस तरह से सामने आ गए, उन्होंने कहा कि चुनाव तो लड़ना है और हर हाल में लड़ना है। लड़ा चुनाव उन्होंने, कई कोशिशें की गई उनके पदाधिकारियों को समझाने की, पार्टी के बाहर निकालने की कार्रवाइयाँ की गई, नोटिस जारी हुए, तो लेकिन कार्यकर्ता साथ थे, जनता साथ थी, चुनाव जीत गए, पहुंच गए तो बीजेपी ने ससम्मान उन्हें वापस लिया सारे कार्यकर्ताओं को और कद भी उनका बढ़ा। और ठीक ऐसा ही वाकया जहां पर भी निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी सी में भाजपा में शामिल हुए, टिकट नहीं मिला, लड़े, अपने दम पर जीत करके पहुंच गए, तो वो अपनी मर्जी से बीजेपी में शामिल नहीं हुए, लेकिन अगर चाहते तो ससम्मान शामिल हो सकते थे। तो ये चीज़ डिपेंड करती है आपकी जीत पे, आपकी लोकप्रियता पे। अगर नरेंद्र मीणा भी ऐसा कोई कदम उठाते हैं कि उन्हें निर्दलीय लड़ें, पार्टी के लोग उनका साथ दें, जीत गए, तो उनके पॉलिटिकल करियर पे कोई परेशानी नहीं है। अगर नहीं भी जीते, लेकिन अगर वोट का शेयर पार्टी को मिलने वाले वोट से कंपेयर करते हुए अगर 60% से ज़्यादा वोट अगर खुद लेके आ गए तो भी वो ससम्मान पार्टी में आ सकते हैं। उदाहरण के लिए आप वल्लभनगर को देख सकते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में, माफ कीजिएगा, 2022 के विधानसभा के उपचुनाव में 2018 में बीजेपी ने उदयलाल डांगी को कैंडिडेट बनाया। उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत साहब के निधन के बाद फिर से जब उपचुनाव हुए तो बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया, उदयलाल डांगी का टिकट काट करके हिम्मत सिंह जी झाला को लड़ाया।
उस समय उदयलाल जी डांगी जो हैं वो आरएलपी पार्टी में शामिल होकर के चुनाव लड़ लिए और वहां पर वो 50,000 वोट लेकर के आ गए, हार गए लेकिन 50,000 वोट लेकर के दूसरे नंबर पर आ गए थे। तो भले हारे लेकिन उनका कद बढ़ गया, क्योंकि 50,000 वोट जो उदयलाल जी डांगी लेकर के आए वो कोई आरएलपी के वोट नहीं थे, आरएलपी का यहाँ पर कोई बेस नहीं था, खुद के ही वोट थे। आरएलपी का सिंबल जरूर था लेकिन खुद के वोट लेकर के आए, तो उनका कद बढ़ गया, उनकी वैल्यू बढ़ गई। 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें आरएलपी से ला करके शामिल करा दिया पार्टी में और फिर टिकट भी दे दिया और जीत गए और विधायक बन गए। तो डिपेंड करता है कि आपकी जमीन पर कितनी पकड़ है। अगर आपकी जमीन पर पकड़ नहीं है, आप खाली रील वाले नेता हैं, मोबाइल पे माहौल बनाने वाले हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल करके भोकाल बनाने वाले नेताजी हैं, चुनाव लड़ लिए 10, 12, 15 हज़ार में निपट गए, तो फिर आप हमेशा के लिए निपट गए, क्योंकि आपने बगावत कर ली और आप जीत नहीं पाए, तो फिर आप हमेशा के लिए निपट गए। लेकिन अगर आप जीत गए या फिर पार्टी को जितने वोट मिलते हैं उसके 60% वोट आप लेकर के आ गए, यानी कि पार्टी के सलूमर विधानसभा सीट में 80, 85 हज़ार, 90 हज़ार वोटों का मैथमेटिक्स है बीजेपी का। और अगर आप चुनाव लड़ करके अगर 90 हज़ार का 60% गिन लीजिए, आप 50 हज़ार के आसपास वोट लेकर के आ गए, चाहे पार्टी भले जीत जाए या हार जाए, लेकिन अगर आपने अपने दम पे 50,000 वोट लेकर के आ गए निर्दलीय, तो फिर आप पार्टी के साथ कंसिस्टेंट बन सकते हैं, पार्टी ससम्मान आपको शामिल कर सकती है। ऐसा पैटर्न देखा जा रहा है, मैं कोई भविष्यवाणी बीजेपी की तरफ से नहीं कर रहा, ऐसा पैटर्न देखा जाता है कि जहां पर भी कैंडिडेट लड़ता है, अगर 50,000 के आसपास या 60% से ऊपर वोट वो खुद ले आता है, तो पार्टी भले ही जीते हारे, अगली बार उसे ससम्मान मौका मिलता है। लेकिन अगर आप लड़ लिए और फिर 5, 7 हज़ार, 10 हज़ार में निपट गए, तो फिर आप हमेशा के लिए निपट गए। तो ये चीज़ का फैसला नरेंद्र मीणा जी को उनके कार्यकर्ताओं के साथ डिस्कस करके खुद का जमीन कितनी मजबूत है ये देख करके फैसला करना होगा, या फिर से वो उम्मीदवार जो बनाए उसके साथ लगें और इंतजार करें। इसमें एक चीज़ और हो सकती है कि संता देवी मीणा जी अगर उपचुनाव लड़कर के चुनाव जीत करके विधानसभा के सदन पहुंचती है, तो फिर उनकी पकड़ मजबूत हो गई। फिर से जब चुनाव होंगे तो उम्मीद की जाएगी कि उन्हें ही टिकट मिले, उनके विधायक हैं मौजूदा, जीत करके आई हैं, तो फिर और थोड़ा इंतजार दूसरे कार्यकर्ताओं को करना पड़ सकता है। और दूसरी सूरत ये बनती है कि शांता देवी मीणा अगर चुनाव हार जाएं, तो फिर हमेशा के लिए ये कहानी क्लोज हो जाती है, क्योंकि जो विधायक थे, जो पॉलिटिशियंस थे, खाटी पॉलिटिशियंस जो थे, वो तो स्वर्गवास हो गया। परिवार से किसी को आप तैयार करके चुनाव लड़ाते हैं, अगर वो निपट गया तो फिर निपट गया, पूरा परिवार निपट गया, फिर दूसरे कार्यकर्ताओं का नंबर लगता है। ये पैटर्न चुनाव में होते हैं, ये कोई खास बात नहीं है, नई बात नहीं है। जब भी चुनाव होते हैं तो ये होता ही है, विरोध भी होते हैं, सब होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। दौसा की बात करें, जगमोहन मीणा किरोड़ीलाल मीणा के भाई ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, अच्छी पकड़ है, काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं 2008 से, अब जाकर के पार्टी ने मौका दिया, तो उम्मीद है कि किरोड़ीलाल मीणा के फैक्टर का फायदा मिलेगा, बीजेपी सीट जीतेगी, ये उम्मीद के साथ उन्होंने बनाया है। राजेंद्र गुज्जर फैक्टर टेस्ट करने के लिए, राजेंद्र गुज्जर पूर्व विधायक 2023 में टिकट काट करके किरोड़ीलाल बेसला के बेटे विजय बेसला को उम्मीदवार बनाया लेकिन जीत नहीं पाए, फिर से राजेंद्र गुज्जर पर दाव लगाया है। खींवसर में रेवंत राम डागा 2023 की विधानसभा में भी कंसिस्टेंट रहे, हनुमान बेनीवाल की मजबूत सीट, काफी कड़ी टक्कर उन्होंने वहां पर दी और अंतिम राउंड में जाते जाते हनुमान बेनीवाल केवल 2000 वोट से चुनाव जीते। तो रेवंत राम डागा पर फिर से भरोसा जता दिया है पार्टी ने। इस बार अगर कांग्रेस लड़ती है तो फिर से मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा, और कांग्रेस अगर गठबंधन करेगी तो फिर देखने वाली बात होगी। झुंझुनू से सुखवंत सिंह, रामगढ़ से सुखवंत सिंह और झुंझुनू से राजेंद्र बाबू उम्मीदवार हैं। अब 84 में बात करें तो 84 में मुझे लगता है कि सुशील कटारा, भाजपा के पूर्व मंत्री, बड़े नेता, 2 चुनाव हार चुके हैं, अब क्या वो तीसरी बार लड़ना चाहते हैं, नहीं लड़ना चाहते हैं, पार्टी उन पर भरोसा कर रही है, या फिर किसी ऐसे प्रत्याशी को बनाना चाहती है जिसमें महेंद्र बड़जोड़ का नाम सामने आ रहा है, जो कांग्रेस के उम्मीदवार रहे हैं, कुछ कांग्रेस के वोट, कुछ बीजेपी के परंपरागत वोट, कुछ बीएपी के नाराज वोट मिला करके क्या बीजेपी जीतने की गणित सेट करना चाहती है, ऐसा कुछ शायद बीजेपी मंथन कर रही है, इसलिए अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ है। अब जो बीजेपी की राजनीति पे आते हैं, बीजेपी ने 84 से अनिल कटारा को उम्मीदवार बनाया, लेकिन इसके साथ ही एक पोपटलाल खोकरिया और एक नाम और है, वो 3 बड़े प्रत्याशी थे जिसमें से अनिल कटारा को उम्मीदवार बनाया। उसके बाद कुछ वीडियो सामने आए हैं, कुछ ऑडियो सामने आए हैं जिसमें दूसरे कैंडिडेट जो हैं वो इससे नाराज हैं और वो विरोध कर रहे हैं। अब विरोध कितना लंबा करेंगे, क्या बगावत करेंगे या फिर अंदर खाने चोट करेंगे, क्या होगा ये तो पता नहीं, कह नहीं सकते। लेकिन जो बीजेपी बात करती है कि उनके पास हाला कमान वाला कमान नहीं होता, जहां पर बैठ करके सिलेक्शन प्रणाली के तहत फैसला करते हैं, तो इसको लेकर के बड़ा कंट्रोवर्सी शुरुआत हो रही है। बीजेपी कांग्रेस अनुमान लगाती है कि इस प्रकार की राजनीति की शुरुआत भले ही कर दें, लेकिन आने वाले समय में एक्सपेक्टेशन बढ़ती हैं और आपसी फूट की वजह से पार्टियां बर्बाद हो जाती हैं अगर आला कमान ना हो
तो क्या उसी दिशा में बीजेपी बढ़ रही है? क्योंकि सलूम्बर पे भी विरोध देखने को मिला है और 84 में भी विरोध देखने को मिला है। अब क्या होता है ना कि क्षेत्रीय पार्टियां हैं, दबदबा है, तो बड़े जो नेता हैं, वो जो विरोध करने वाले लोग हैं, उनको कुछ न कुछ समझाइश कर देते हैं कि तेरे को प्रधान बना देंगे, तेरे को जिला प्रमुख बना देंगे, तेरे को पंचायत समिति सदस्य बना देंगे, तेरे को क्या बना देंगे। ऐसे कर करके आप 1-2 बार में मैनेज कर सकते हैं, लेकिन बार बार जब पता है कि जैसे 84 जैसी शॉर्ट सीट है, जहाँ पर किसी को भी लगता है कि यार केवल टिकट मिलना ही चाहिए, 70,000 वोट से जीते हैं, तो भले मार्जिन 10-20,000 को कम भी हो जाएगा, लेकिन जीत तो लगभग जाएंगे, ऐसा लगता है प्रत्याशी को, तो वहां पर बड़ी जल्दी रहती है टिकट लेने की। क्योंकि फंसी हुई सीट हो तो हर आदमी सोचता है कि रिस्क लेंगे, हार गए तो पैसा भी जाएगा, बर्बाद भी हो जाएंगे, नाम भी खराब होगा, लेकिन जीत जहां नजर आती है वहां पर हर आदमी चाहता है कि उसे मिले। फिर नहीं मिलता है, बिल्कुल करीब आकर के नहीं मिलता है एक सीढ़ी में, तो थोड़ा विरोध होता है। तो कैसे पार्टी इसको मैनेज करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात की तारीफ करनी होगी कि वास्तव में जो सिलेक्शन प्रणाली जो बनाई है बाप ने, ये एक लोकतांत्रिक पार्टी लोकतंत्र को दर्शाती है कि जमीन में आप प्रत्याशी बनने से पहले भी आपको अपने कैडर के अंदर चुनाव लड़ना है, वहां से आप सेलेक्ट होकर के आते हैं, तो सही है, रणनीति सही है, लेकिन एग्जिस्टिंग कितना रहती है, जारी कितना रहती है, आप इसको फॉलो कितना कर पाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि होता है ना कि आपने फॉलो तो कर तो दिया, लेकिन आप इसको फॉलो नहीं कर पाते, कि विरोध होते हैं, नाराजगी हो जाती है, चाहते हैं लोग कि वो लड़ें, वो चाहता है कि वो लड़ें, फिर आप कितने दिन तक लोगों को प्रधान बनाओगे, कितने प्रधान बनाओगे एक पंचायत समिति में। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब क्या बात होगी, कैसे होगा, अब केवल 84 की सीट है जहाँ पर उम्मीदें बीजेपी और कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार रहेगा, बाकी ये सारी सीटें थी। आप सबका इस चुनाव पर क्या सोचना है, जो हमने एनालिसिस किया उसमें आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि सच में बगावत होगी? अगर होगी तो फिर क्या बीजेपी ने किस प्रकार से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है, कांग्रेस ने किस प्रकार से अपना मुकाबला करेगी, और विधानसभा के उपचुनाव में किस प्रकार का मुकाबला है, कौन पार्टी जीत रही है, कौन हार रही है, क्या माहौल है, उपचुनाव का कितना फायदा बीजेपी को सरकार होने का मिलेगा, ये सब चीज़ें देखने वाली बात हैं। तो आपको जो लगता है वीडियो के अंदर नीचे कमेंट जरूर करिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए, और आप चाहते हैं कि इन सारे कैंडिडेटों का हम इंटरव्यू लें, तो आप लिखिए कि किसका इंटरव्यू लेना है, तो हम कोशिश करेंगे उनका इंटरव्यू भी लें, आपको सुनाएं उनकी बात। और हम लोग तमाम सारी विधानसभा में अलग अलग जगह जाकर के कुछ पब्लिक के बात को जानने की कोशिश करेंगे, प्रोग्राम भी करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़िए हमारे साथ, देखते रहिए।